नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सब्जेक्ट का ये पहला पार्ट है। चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की कौन सी विधि एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग करती है? विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूटिलाइज बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक दो हमारे सामने वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब होता है। एरोबिक का मतलब होता है, जैसे कि इसमें नाम है एरो। एरो का मतलब हो गया हवा या एयर। इसको हम बोल सकते हैं वो एक्सरसाइज जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में करी जाती हैं उनको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, और बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली एक्सरसाइज को बोलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। एरोबिक में क्या होता है कि आप नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हो, तो जॉगिंग में आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, आप उस काम को आराम से करते रहते हो। उसके बजाय एनारोबिक में क्या होता है कि आप जैसे स्प्रिंट मार रहे हो, आपको जैसे 10 मीटर या फिर 20 मीटर आपको स्प्रिंट मारने हैं। स्प्रिंट का मतलब आपको बहुत तेज भागना है इस पूरी डिस्टेंस में। उसमें क्या है कि आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, बहुत आपको जल्दी दौड़ना पड़ेगा। उसमें आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी और आप प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का इंटेक नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। तो मेनली इन दोनों में यही फर्क है। एरोबिक में एक्सरसाइज जब होती है तो हम आराम से सांस ले पाते हैं, एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और एनारोबिक में बहुत क्विक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि बास्केटबॉल गेम हो गया, तो वो भी एनारोबिक के अंतर्गत आती है। उसमें भी हमें टाइम नहीं मिलता एकदम से, जब हम बहुत जल्दी ड्रिबल करके और बास्केट करते हैं उसमें हमें टाइम नहीं मिलता। तो मेनली क्या फर्क हो गया एरोबिक और एनारोबिक में? एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछ लिया कि एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शंस हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंटरवल ट्रेनिंग, अंतराल ट्रेनिंग। देखिए समझते हैं, हमने एरोबिक और एनारोबिक के बारे में समझ लिया, लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग में ये दोनों कैसे आते हैं? तो इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपको 20 मिनट कोई ट्रेनिंग करनी है, तो 20 मिनट की ट्रेनिंग में शुरू के जो 2 मिनट है आप एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद में 30 सेकंड का आपका रेस्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट की जो एक्सरसाइज होगी वो आ जाएगी आपकी एनारोबिक में, और 30 सेकंड का आपका जो रेस्ट होगा वो आएगा एरोबिक में। इसी तरीके से जब वो आगे कंटिन्यू होती है, जैसे कि मान लो एक बार फिर 2 मिनट का हो गया, तो एनारोबिक में ये जो 2 मिनट है, इन 2 मिनट्स में बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज होगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसलिए ये एनारोबिक की कैटेगरी में आएंगी। फिर दोबारा 30 सेकंड का रेस्ट, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इंटरवल ट्रेनिंग में एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप्स की जो एक्सरसाइज या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति सहनशीलता खालिस्तान की मदद से विकसित किया जा सकता है। स्पीड इंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ। अभी हमें ट्रेनिंग पूछे कौन सी ट्रेनिंग से आप स्पीड इंडोरेंस को डेवलप कर सकते हो। ऑप्शंस हैं पार्ट लेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। तो स्पीड इंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट कौन सी ट्रेनिंग रहती है? इंटरवल ट्रेनिंग। अभी हमने इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लिया। उससे किसका विकास होगा? स्पीड इंडोरेंस का होगा, गति सहनशीलता का विकास होगा। आप लंबे समय तक अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। गति सहनशीलता का मतलब ये हो गया कि आप कितने समय तक एक गति से भाग सकते हो, उसी को बोलते हैं स्पीड इंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गति सहनशीलता का विकास खालिस्तान के उपयोग से किया जा सकता है। स्पीड इंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड बाय द यूज ऑफ। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, स्पीड इंडोरेंस के बारे में पूछा है और इसको डेवलप करने की बात है, लेकिन ऑप्शंस हमें चेंज करके दे दी हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्किट ट्रेनिंग, रनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, कंपटीशन एंड टाइम ट्रायल। अब दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या था कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनका फर्क था। जैसे ही ऑप्शंस चेंज हो गए तो हमें
दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा कि देखिए, स्पीड इंडोरेंस में सर्किट ट्रेनिंग, रनिंग, फाटलेग प्रतियोगिता और समय परीक्षण, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसको आप सही कर सकते हो कि देखिए, सर्किट ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं और एक पूरे सर्किट में अलग अलग स्टेशंस होते हैं, आपको वहां पे ऐसे आप एक्सरसाइज करते हो। उसमें स्पीड का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, आपकी स्पीड इसमें इंप्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट है रनिंग। जब आप रनिंग करते हो तो आपकी स्पीड और इंडोरेंस, ये दोनों एक साथ जब अपन डेवलप करने की बात करते हैं, उसमें रनिंग का भी इतना ज्यादा रोल नहीं होगा, वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। फाटलेग ट्रेनिंग में स्पीड इंडोरेंस डेवलप होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो कंपटीशन और टाइम ट्रायल का जो मेथड है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपैरिजन टू फाटलेग ट्रेनिंग के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपटीशन एंड टाइम ट्रायल। तो इसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। कंपटीशन और टाइम ट्रायल में क्या होगा कि आप टाइम दे दिया जाएगा कि आपको 10 मिनट में ये पर्टिकुलर जो दूरी है इसको आपको पूरा करना है। तो टाइम ट्रायल में आपकी स्पीड इंडोरेंस बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, अच्छे तरीके से आप स्पीड इंडोरेंस को बढ़ा सकते हो। और कंपटीशन जब आप करते हो किसी के साथ में तो भी आपकी स्पीड इंडोरेंस डेवलप होती है। चौथा क्वेश्चन है, शक्ति या विस्फोटकता के लिए प्रशिक्षण का तरीका कहा जाता है? मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर पावर और एक्सप्लोसिवनेस इज कॉल्ड। शक्ति आपको पता ही है क्या होती है, पावर जो हम यूज करते हैं। विस्फोटकता क्या हो गई? जैसे कि एक साथ में आपको कोई पावर यूज करनी है, उसको बोलते हैं विस्फोटकता या फिर एक्सप्लोसिवनेस। एक्सप्लोसिवनेस का एग्जांपल है, यहाँ पे आप खड़े हो और आपको यहाँ से जंप करना है, तो आप जब यहाँ से खड़े होकर यहाँ पे जंप करोगे सीधे बिना कोई दौड़ लगाए, उसमें जो फोर्स लगेगी, एकदम से लगने वाली फोर्स, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोसिव फोर्स। और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सप्लोसिवनेस। तो शक्ति और विस्फोटकता के लिए प्रशिक्षण का तरीका, पावर या फिर एक्सप्लोसिवनेस के बारे में पूछा है। ऑप्शंस हैं फाटलेग ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड से आप पावर या फिर एक्सप्लोसिवनेस को ट्रेन कर सकते हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपकी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पावर भी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग आखिरकार होती क्या है। तो प्लायोमेट्रिक में जैसे PLYO, प्लायो, प्लायो का मतलब हो गया जंप। प्लायोमेट्रिक जब भी नाम आए तो आपको समझ जाना है कि प्लायोमेट्रिक का मतलब होता है जंपिंग एक्सरसाइजेज। जो भी जंपिंग एक्सरसाइज हैं वो सब प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंतर्गत आती हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में इंक्लूड होती हैं। ये आप देखिए, फोटो में देख पा रहे हो, ये पहली पोजीशन है, उसके बाद में सेकंड आप जंप करते हो, ये थर्ड पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन में आप स्टेबल कंडीशन में आ जाते हो। तो ये एक जंपिंग का टाइप है। इस तरीके की जो भी जंपिंग होती हैं उन सभी को हम किस में देखते हैं? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर। और ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करती है कि जैसे ही आप जंप करते हो एकदम से आपका फोर्स यहाँ पे पैरों पे लगता है, और जब आप कंटिन्यूस करते हो तो पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे आप जंपिंग करते हो, रनिंग करते हो। तो उन सब के लिए जो हमें पावर या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए वो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में डेवलप हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, डंबल, बारबेल और पुली मशीनों का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है? डंबल्स, बारबेल्स एंड पुली मशीन्स आर यूज्ड इन। ऑप्शंस हैं वेट ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डंबल, बारबेल और पुली मशीन कहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं? जब हम जिम में जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट ट्रेनिंग। इसको जानते हैं ये क्या होती है? कोई भी वजन लेके जब आप एक्सरसाइज करते हो उस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? वेट ट्रेनिंग। ये आप फोटो में देखिए, ये वेट है, इससे एक्सरसाइज की जा रही है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार नीचे की डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आती है वेट ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है? इसमें वेट शामिल है। तो दुनिया में जो भी एक्सरसाइज है उसमें अगर वेट आ जाता है तो वो एक्सरसाइज किस में आती है? वेट ट्रेनिंग के अंदर आती है। नॉर्मली जिम में हम वेट ट्रेनिंग ही करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शंस हैं मॉर्गन एंड एडमसन, प्राइंडल, वान अकेन,
मार लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन एंड एडमसन। इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग का विकास किया था। सर्किट ट्रेनिंग को ये सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये लेकर आए थे। अब देखिए सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या है, आपकी जो बॉडी है उसकी पूरी एक्सरसाइज सर्किट ट्रेनिंग में हो जाती है। अलग अलग स्टेशन बने होते हैं, उन स्टेशन पे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है अलग अलग लेवल पे, और इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए कार्डियो स्टेशन, थोड़ी सी रनिंग करी, उसके बाद में शोल्डर प्रेस, शोल्डर की एक्सरसाइज, फिर थोड़ी रनिंग, फिर चेस्ट की एक्सरसाइज, फिर रनिंग थोड़ी सी, फिर ट्राइसेप हो गई, फिर रनिंग के बाद लेग की एक्सरसाइज, कार्डियो सेशन हुआ, फिर अपर बैक की एक्सरसाइज है, और उसके बाद एक बार फिर कार्डियो, उसके बाद थाई की एक्सरसाइज, इसके बाद एक बार फिर कार्डियो, फिर फोर आर्म की एक्सरसाइज, फिर कार्डियो, और लास्ट में हैमस्ट्रिंग लेग कर्ल, ये एक्सरसाइज। तो इसमें क्या हो गया, आपकी पूरी बॉडी कवर हो गई। और इसमें आप बीच बीच में जब आप कार्डियो स्टेशन करते हो, कार्डियो एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आपकी कार्डियोवैस्कुलर जो इंडोरेंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो सर्किट ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। अलग अलग स्पोर्ट्स और अलग अलग गेम्स में इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल में ये एक्सरसाइज अलग तरीके से हो जाएंगी। अलग अलग स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप सर्किट ट्रेनिंग को किस तरीके से डिजाइन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस है मॉर्गन, ट्राइंडल, वेनाकेन, ग्रेसलर। इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में पूछा है कि सबसे पहले किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसलर। इन्होंने सबसे पहले इंटरवल ट्रेनिंग की खोज की थी। थोड़ा सा हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। ये देखिए, ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है। इसमें इंटरवल ट्रेनिंग का यूज करके ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो 10 मिनट्स को किस तरीके से डिवाइड किया है, उसमें 3 मिनट 10 सेकंड का वार्म अप और 3 मिनट का कूल डाउन। तो टोटल 6 मिनट 10 सेकंड का वार्म अप और कूल डाउन हो गया। वार्म अप आपकी बॉडी को, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उससे पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। और जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपकी बॉडी को कूल डाउन करना जरूरी है, जिससे कि फटीग नहीं आएगा, आपकी मसल्स में क्रैम्प नहीं आएगा, मसल्स में ज्यादा पेन नहीं होगा। तो देखिए इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, पहले 20 सेकेंड्स स्क्वाट की गई है, ये देखिए, फिर 10 सेकेंड्स का रेस्ट हो गया, उसके बाद में लंजेस, इनको 20 सेकंड किया, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर स्क्वाट्स, इनको 20 सेकंड किया, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 20 10 20 10 20 10, इस तरीके से 2 एक्सरसाइज ही की जा रही हैं, लेकिन इनके बीच में रेस्ट भी किया जा रहा है। तो इंटरवल का मतलब यही हो गया कि आप एक्सरसाइज करते हो, फिर इंटरवल लेते हो, फिर एक्सरसाइज होती है, उसके बाद में फिर इंटरवल होता है, और लास्ट में जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप कूल डाउन के लिए चले जाते हो अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ताकत खालिस्तान के साथ तेजी से बढ़ती है, स्ट्रेंथ गेन्स फास्टर विद, ऑप्शंस है आइसोमिक वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक वेट ट्रेनिंग, आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पूछा है, ऑप्शंस है पहला ऑप्शन आइसोमिक वेट ट्रेनिंग, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद है आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, स्ट्रोक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग। देखते हैं आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। ये आप देखिए, ये मशीन है, मशीन से नॉर्मली जो भी आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग मेथड है, उनमें इस तरीके की एक मशीन का यूज किया जाता है, बहुत टाइप्स की होती हैं। हम एक मशीन का एग्जांपल देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, और यहाँ पे जो मॉनिटर लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, उसमें देखा जा रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है और कितनी स्ट्रेंथ इससे डेवलप हुई है। आइसोकाइनेटिक मेनली मशीन से किया जाने वाला है, बहुत ही एडवांस ये टेक्निक है। इसमें वेट ट्रेनिंग, ये देखिए यहाँ पे पैर पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे वेट लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इसको आइसोकाइनेटिक वेट ट्रेनिंग बोला जाता है। नवा क्वेश्चन है, रग्बी, हॉकी, फुटबॉल जैसे फील्ड गेम्स को खालिस्तान के तहत कवर किया जाता है। फील्ड गेम्स लाइक रग्बी, हॉकी, फुटबॉल आर कवर्ड अंडर, ऑप्शंस है स्पीड प्ले ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। रग्बी, हॉकी, फुटबॉल ये सिमिलर से गेम है। आप जैसे यहाँ से दौड़ते हो, फिर आपका थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, आपको बॉल मिल जाती है, आप बॉल के साथ खेलते हो, फिर दौड़ते हो,
फिर जब बॉल वापस इस साइड चले जाती है तो आप ग्राउंड के दूसरे छोर में वापस भागते हो। इस तरीके से जो स्पीड के साथ आप खेलते हो, स्पीड प्ले करते हो, तो ये कौन से मेथड के अंदर आ गया ट्रेनिंग के? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड प्ले ट्रेनिंग। आप इसमें स्पीड से भागते भी हो और खेलते भी हो, इसको बोलते हैं स्पीड प्ले ट्रेनिंग। और पार्टलेग ट्रेनिंग को भी स्पीड प्ले ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, स्पीड प्ले के बारे में आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें स्पीड भी होती है और आप इसमें खेला भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण में शामिल है। इंटरवल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस हैं उच्च तीव्रता प्रशिक्षण, कम तीव्रता प्रशिक्षण, कम तीव्रता प्रशिक्षण के साथ उच्च तीव्रता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इंग्लिश में ऑप्शंस हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग विद लेस इंटेंस ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव। इंटरवल ट्रेनिंग हमने देखी थी, उसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? सी, हाई इंटेंसिटी विद लेस इंटेंस ट्रेनिंग। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसमें हाई इंटेंसिटी होती है। हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए, ये एक स्लॉट है 20 मीटर का और इसको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि मान लो इसको 10 सेकंड में कवर अप करना है या फिर 8 सेकंड में करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाई इंटेंसिटी। कि जब एक टाइम लिमिट, एक समय दे दिया जाता है, इसके अंदर आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। लेस इंटेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, 20 सेकंड मान लो एक्सरसाइज कर ली, 10 सेकंड का रेस्ट हो गया, फिर 20 सेकंड एक्सरसाइज, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो लेस इंटेंस का मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखा जाए। हार्ड का मतलब ये हो गया कि मान लो आप 5 बार ट्रेनिंग करोगे और 5 टाइम आप रेस्ट करोगे, तो 5 बार ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो पहले किया 20 मीटर, तो 20 मीटर मान लो आपको बोल दिया कि ये 5 सेकंड में कवर करना है, ये 3 सेकंड में कवर करना है। इस तरीके से बहुत ज्यादा इसको हार्ड या टफ नहीं बनाया जाएगा, इतना नॉर्मल बनाया जाएगा कि आप वो 500 स्टेप पार कर सको। ऐसा नहीं होगा कि आपने शुरू के 20 सेकंड काम किया, उसके बाद में नेक्स्ट 10 सेकंड का जब रेस्ट किया तो आप रेस्ट करके टोटल रेस्ट में ही चले गए, आप फिर आगे की एक्सरसाइज कर ही नहीं पाए। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक बार एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर रेस्ट करवाया जाता है, फिर उसी एक्सरसाइज को दोबारा करवाया जाता है, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसी को बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। इसको पहले भी समझा था, लेकिन अभी हमने हाई इंटेंसिटी और लेस इंटेंस ट्रेनिंग के बारे में समझा है। हाई इंटेंसिटी में आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, उसके अंदर आपको वो एक्सरसाइज, वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। और लेस इंटेंस ट्रेनिंग होती है इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि आपसे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग एक स्लॉट में नहीं करवाई जाती कि जिससे कि आप पूरे ट्रेनिंग प्लान को कंप्लीट ही नहीं कर पाओ। तो हमने इसको अच्छे से समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षण अवधि या चक्र के सिद्धांत के आधार पर विकसित किया जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रेनिंग पीरियड और साइकिल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए सिंपल सा हमें क्या पूछा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट साइकिल होती हैं या फिर डिफरेंट ट्रेनिंग पीरियड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन में क्या होता है कि आपको अलग अलग पीरियड होते हैं, फेज होते हैं, उनमें ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, आखिरकार ये होता क्या है। पीरियडाइजेशन प्रशिक्षण वर्ष का विभाजन है ताकि व्यवस्थित रूप से मरम्मत और खेल के रूप और कौशल को विकसित किया जा सके। पीरियडाइजेशन इज द डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग ईयर इनटू periods so as to systematically repair and develop sports form and skill। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए आपका जो ट्रेनिंग ईयर है, जिस साल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको डिवाइड कर दिया जाता है सिस्टमेटिकली, उसको विभाजित कर दिया जाता है अलग अलग फेज में, अलग अलग पार्ट में। और वो क्यों किया जाता है कि जिससे कि आप जो स्पोर्ट खेल रहे हो उसकी फॉर्म और स्किल को प्राप्त कर सको। ऊपर जब आपका कंपटीशन हो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तैयार रहो, मेनली इसीलिए पीरियडाइजेशन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार की होती है। ये देखिए मेनली ये 2 प्रकार की होती है, सिंगल और मल्टीपल। मल्टीपल में डबल और ट्रिपल,
2 आ जाती है। सिंगल में क्या होता है, एक 1 ईयर प्लान होता है, 1 साल का पूरा प्लान होता है, उसमें ही अलग अलग साइकिल्स आती हैं। मल्टीपल में डबल और ट्रिपल आती है। डबल में ये हो गया कि आपकी 2 बार जो फेजेस हैं वो कंप्लीट होंगे, और ट्रिपल में हो जाएंगे 3 बार। अलग अलग साइकिल्स भी होती हैं। चलिए देख लेते हैं पीरियडाइजेशन के अलग अलग कौन से फेज होते हैं। ये देखिए, ये 3 फेज होते हैं पीरियडाइजेशन के: प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशन। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि आपके कंपटीशन से पहले आपकी बॉडी को तैयार किया जाता है। उसमें सबसे पहले जब शुरुआत होगी तो आपकी बॉडी को नॉर्मल एक्सरसाइज करवाई जाती है, और धीरे धीरे जब ये फेज इंक्रीज होगा तो उसमें आपको स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। कंपटीशन से पहले आपको जब तैयार किया जाता है, और प्रिपरेटरी की जब लास्ट थर्ड स्टेज आएगी, आपको एकदम तैयार कर दिया जाएगा कि आप कंपटीशन के लिए रेडी हो। जब आप ये स्टेज क्रॉस कर लेते हो, ये फेज कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आप कंपटीशन फेज में आते हो। कंपटीशन फेज में भी 3 फेज होते हैं। पहले फेज में आप कंपटीशन से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखोगे, किस तरीके से परफॉर्म करोगे, तो वो देखा जाएगा। सेकंड में आप स्किल्स हैं उनको और ग्रूम करोगे, उन पे और अच्छे से काम करोगे। और लास्ट जो कंपटीशन फेज रहेगा उसमें आप अपने पीक पे होगे परफॉर्मेंस के, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सको, सबसे ऊंचे लेवल पे रहोगे आप कंपटीशन के लास्ट फेज पे। जब आपका कंपटीशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आती है ट्रांजिशन फेज। इस फेज में आप आराम करते हो, आप रेस्ट करते हो, आपके जो मसल्स हैं उनको आप रेस्ट देते हो। इसको रिकवरी फेज भी कहा जाता है। आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाती है ट्रांजिशन फेज में। इस तरीके से इन तीनों को डिवाइड किया गया है: प्रिपरेटरी, कंपटीशन और ट्रांजिशन। पीरियडाइजेशन के ये तीनों फेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप समझ गए, आराम से आप कोई भी क्वेश्चन पीरियडाइजेशन का होगे उसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ओवर ट्रेनिंग के कारण। ओवर ट्रेनिंग कॉजेज फटीग, रेस्ट, रिकवरी, टेपरिंग। थकान, आराम, रिकवरी, टेपरिंग। तो हमें पूछा है कि ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं, ओवर ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, उसके कारण क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटीग, थकान। बहुत सिंपल है, जब आप ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी में थकान हो जाती है, आपकी मसल्स उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती जितनी नॉर्मल कंडीशन में करती है। 13वां क्वेश्चन है, गति का संयोजन नहीं है। स्पीड इज नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शंस हैं: मैक्सिमम स्पीड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, रिपीटेशंस, स्पीड इंडोरेंस। अधिकतम गति, विस्फोटक शक्ति, दोहराव, गति सहनशीलता। तो हमें ये पूछा है कि स्पीड इसमें नहीं होती, कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम गति, मैक्सिमम स्पीड। इसमें तो स्पीड होगी होगी, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में भी आपकी स्पीड इंक्लूड होती है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाओगे, या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद है स्पीड इंडोरेंस। इसमें तो नाम ही गति सहनशीलता है, तो ये ऑप्शन भी होगा। तो लास्ट है हमारा ये दोहराव, रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है कि आप एक काम को बार बार रिपीट करते हो। जैसे कि आप पुशअप कर रहे हो, तो पुशअप आपने एक बार कर ली, फिर दूसरी बार आपने 2 मिनट के बाद कर ली, फिर आपने 3 मिनट के बाद की, फिर अगली आपने 10 मिनट के बाद की। इसमें स्पीड का उतना रोल नहीं होता, तो रिपीटेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोहराव, ये स्पीड का संयोजन नहीं है, स्पीड का कॉम्बिनेशन नहीं है। रिपीटेशन में आपको स्पीड कंसिडर नहीं करनी होती। 14वां क्वेश्चन है, जब प्रशिक्षण विधि में मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता का निर्माण करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करके व्यायाम शामिल होता है। व्हेन ए ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व एक्सरसाइज यूजिंग रेजिस्टेंस टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। इसमें पूछा गया है कि जब आप अपनी मसल की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को बढ़ाते हो रेजिस्टेंस के थ्रू, प्रतिरोध के हेल्प से। प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि आपकी ये मसल है और यहाँ पे कोई वेट रख दिया, उसके बाद आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, आप मसल को पुल कर रहे हो। ये सब किसके अंदर आता है, कौन सी ट्रेनिंग के अंदर आता है, ये हमें पूछा है। ऑप्शंस हैं वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, इंडोरेंस ट्रेनिंग। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जैसे कि हम जिम में क्या करते हैं,
हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ और इंडोरेंस बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है कि हमने डंबल उठाया, 2 किलो का डंबल उठाया, फिर हमने 4 का उठाया, फिर हम धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए उसको 10 किलो कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उस तरीके से हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से वेट ट्रेनिंग हमारा राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण पद्धति का प्रारूप 6 से 10 शक्ति अभ्यास के समूह का उपयोग करता है जो एक के बाद एक पूरा हो जाता है? द फॉर्मेट ऑफ विच ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइजेज ए ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज दैट आर कंप्लीटेड वन आफ्टर अनदर। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 6 से 10 जो एक्सरसाइज होती हैं वो किस में होती हैं। हमने देखा था कि जो सर्किट ट्रेनिंग होती है उसमें अलग अलग स्टेशन हमें बने होते हैं, उसमें एक्सरसाइज हम करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग। इसमें 6 से लेकर 10 स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करी जाती हैं, इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जॉगिंग, तैराकी और साइकिल चलाना एक हिस्सा है। जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर ए पार्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, पार्ट लेग ट्रेनिंग। सबसे पहले तो देख लेते हैं हमने कौन कौन सी ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसमें जॉगिंग, स्विमिंग या फिर साइकिलिंग आते हैं नहीं। तो हमने वेट ट्रेनिंग को देखा था, उसमें ये सब नहीं आता। इंटरवल ट्रेनिंग में भी ये नहीं आता। पार्ट लेग स्पीड प्ले हमने देखा था, उसमें रग्बी गेम्स हो गया, फुटबॉल हो गया, वो हमने देखा था, तो वो भी इसमें जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग में नहीं आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस ट्रेन करते रहते हो अपनी बॉडी को। सबसे पहले आप जॉगिंग करते हो, जॉगिंग के बाद स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, उसके बाद फिर आप रनिंग करने लग जाते हो। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, बहुत डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज आ जाती हैं, आप कंटिन्यू करते रहते हो बिना रुके, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरों के लिए सर्किट अभ्यास का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट एक्सरसाइज फॉर लेग्स? ऑप्शन है स्क्वाट जंप्स, स्ट्राइड जंप्स, पुल अप, स्टेप अप्स। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में जानते हो तो स्क्वाट जंप्स जंपिंग में आता है, ये पैरों की एक्सरसाइज है। स्ट्राइड जंप ये भी पैरों की एक्सरसाइज है। पुल अप और स्टेप अप भी पैरों की एक एक्सरसाइज है। तो हमें पूछा है पैरों की एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, पुल अप्स। पुल अप आप किसके लिए करते हो? हाथों के लिए करते हो। जब आप ये बारबेल है और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको पकड़ के जब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में पोस्ट लगाते हो, तो वो सब किसके अंदर आ जाता है? पुलअप्स के अंदर आ जाता है। तो ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई। बाकी जो तीनों जंप हैं वो आते हैं पैरों की एक्सरसाइज के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम शक्ति खालिस्तान के साथ विकसित की जा सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड विद। ऑप्शंस हैं सर्किट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, कंडीशनिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में हमें पूछा है कि वो कौन सी ट्रेनिंग एक्सरसाइज से डेवलप होगी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये होगी वेट ट्रेनिंग से। तो हमें पता है वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है लास्ट क्वेश्चंस में कि आपके जो मसल्स हैं उन पे वेट रखा जाता है, उसके अगेंस्ट आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्ट्रेच होती है, और उससे जब लंबे टाइम तक किया जाता है तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। 19वां क्वेश्चन है, शक्ति सहनशीलता खालिस्तान के साथ विकसित किया जा सकती है। स्ट्रेंथ इंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड विद। अब हमें स्ट्रेंथ इंडोरेंस के बारे में पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में था मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में। अब हमें पूछा है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ऑप्शंस हैं सर्किट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, कंडीशनिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग। सेम ऑप्शंस हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें पूछा है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। राइट आंसर हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग को तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इससे क्या डेवलप होगा, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। जब आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है उससे स्ट्रेंथ इंडोरेंस विकसित हो जाती है, और वो किसके अंदर आती है? सर्किट ट्रेनिंग के अंदर। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम समय में अधिकतम मांसपेशियों के बल का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। द एबिलिटी टू यूज मैक्सिमम मस्कुलर फोर्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं मस्कुलर इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर पावर, एजिलिटी। मांसपेशियों की सहन शक्ति, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की पावर,
या फिर चपलता। तो हमें मैक्सिमम मस्कुलर फोर्स, अधिकतम मांसपेशीय बल का उपयोग के बारे में पूछा है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि कम से कम समय में। तो जब समय आ जाता है तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि समय के अंदर जो ताकत है, पावर है, वो यूज होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मांसपेशियों की पावर। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए कि मस्कुलर इंडोरेंस क्या हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वेट को आप कितने लंबे टाइम तक उठा के रख सकते हो, या फिर आपकी मसल किसी काम को कितने लंबे टाइम तक कर सकती है, वो क्या हो गया मस्कुलर इंडोरेंस। नेक्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर पावर में दोनों में फर्क क्या हो गया कि मस्कुलर स्ट्रेंथ में आप मान लो 100 किलो उठा सकते हो, ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन मस्कुलर पावर में क्या होता है कि आप कितने कम समय में कितना ज्यादा उठा सकते हो। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर पावर जब आ जाती है तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है। स्ट्रेंथ में आप कितना ज्यादा वेट उठा सकते हो, पावर में कम समय में आप कितना वजन उठा सकते हो, मस्कुलर फोर्स लगा सकते हो। लास्ट एजिलिटी है, चपलता। एजिलिटी आप समझते हो, इसको अगर और सिंपल वर्ड में बोल दें तो जिसको हम फुर्ती बोलते हैं। फुर्ती होती है कि किसी काम को कितना जल्दी कोई एथलीट कर लेता है या फिर कोई इंसान कर लेता है, उसको बोलते हैं एजिलिटी। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पहला पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिजिकल एजुकेशन की क्वेश्चंस एंड आंसर्स की एमसीक्यूज वीडियोज हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक देख के सीधे आप वहां पे जा सकते हो और उन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।